अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, होपफुली यू विल बी फाइन। आज हमारा टॉपिक है कौसी लचक। लास्ट लेक्चर में हमने तलब की लचक देखी थी, तलब की लचक की पैमाइश कुल अखराजात के तरीके से। फिर उसके बाद हमने देखा था नुक्ती लचक से क्या मुराद है। तो नुक्ती लचक से मुराद ये होता है कि जब कीमत में और मिकदार तलब में मामूली सी तब्दीली होती है, उसे अगर हम ख़त तलब पे देखें तो इतने करीब दो नुकात होते हैं कि हमें पता नहीं चल पाता कि ये एक ही नुक्ता है या दो हैं। अब हमारे पास आ गई कौसी लचक। कौसी लचक जब कीमत और मिकदार तलब में नुमायाँ तब्दीलियाँ रूनुमा हों तो इस सूरत हाल में ख़त तलब पर दो वाज़ेह निकात के दरमियान लचक की पैमाइश को तलब की कौसी लचक कहते हैं। कीमत और तलब में नुमायाँ और बड़ी बड़ी तब्दीलियों की वजह से ख़त तलब के जिन नुकात पर कौसी लचक की पैमाइश करना मकसूद होता है वो निकात एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर वाक़ होते हैं। यानी कि हमें ये देखना है कि अगर कीमत में तब्दीली आई है तो उससे तलब में कितनी तब्दीली आई है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि वाज़ेह तब्दीलियाँ मौजूद होती हैं। यानी कि जैसे हमने देखा था कि कीमत 8 से 8.2 पे चली गई और तलब जो है वो 4 से 4.1 पे चली गई। ये था नुक्ती लचक में। तो ये बहुत माइनर सी तब्दीलियाँ थीं। लेकिन अगर कीमत 10 से 15 पे चली जाए और तलब जो है वो 10 से 8 पे चली जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ तब्दीलियाँ होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है Q0 माइनस Q1 ओवर Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P1। तो यानी कि मिकदार तलब में तब्दीली बटा शय की कीमत में तब्दीली। तो अब इसको हम डायग्राम के थ्रू अगर बताएं तो डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास जो है वो दो ख़त इन्होंने बनाए हुए हैं। डी ख़त तलब बेसिकली हमारे पास है और कौसी ख़त पर तलब की लचक की पैमाइश के लिए नुक्ता ए पर एक नुक्ता MN खींचा है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ख़त तलब है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। ख़त तलब जो है वो हमारे पास कॉस की शक्ल में मौजूद है। यानी कि ये वाला जो ख़त है ये हमारे पास डी ख़त तलब है और इस पे हमने दो नुकात लिए हैं। ये नुक्ता ए है, ये नुक्ता बी है और इस पे हम देखते हैं एक ममास ऐसे हमने खींच लिया और दूसरा ममास हमने इस पे इस तरह से खींच लिया। यानी कि दो वाज़ेह नुक्ते हैं जो कि बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। फिर इस नुक्ता से एक अमूद एक्स एक्सिस पर गिराया जिससे Q हासिल हुआ, लिहाजा नुक्ता ए पर कौसी लचक QN ओवर OQ होगी। ठीक है, यानी कि नुक्ता ए पर हम देखें तो हमारे पास कौसी लचक ये होगी QN ओवर OQ यहाँ पे। तो इसी तरह से ये उसके बाद हमारे पास रियाज़ियाती वजाहत है कि हम ये फार्मूला है इसका Q0 माइनस Q1 ओवर Q0 प्लस Q1 इंटू P0 प्लस P1 ओवर P0 माइनस P1। तो इसमें हमारे पास जो P0 है वो हमारे पास होती है इब्तदाई क्वांटिटी Q0 यानी कि 5 है, Q1 हमारे पास 20 है, P0 हमारे पास 10 है, P1 हमारे पास 5 है। इसको जब हम फार्मूलाज में पुट करेंगे ये सारी चीज़ों को तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा कि हमारी लचक क्या है। यहाँ पे हम देखें तो ये -1.8 है जिसका मतलब है कि हमारी तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है। तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है और नेगेटिव साइन जो है वो तलब और कीमत के मनफी ताल्लुक़ की वजाहत करता है। अब हमारे पास है तलब की लचक की अमली अहमियत। यानी कि तलब की लचक हमें क्यों चाहिए होती है, हम क्यों तलब की लचक को पढ़ते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले कि वज़ीर ख़ज़ाना की रहनुमाई करती है। मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि तलब की लचक जो कम होती है उसका मकसद ये होता उसका मतलब ये होता है कि जब कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी आ जाए तो तलब में मामूली तब्दीली आती है। ऐसी तमाम अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं जो हमें हर हाल में ख़रीदनी ही होती हैं, नॉर्मली उनकी तलब की लचक कम होती है क्योंकि अगर कीमत कम भी हो जाए बढ़ भी जाए तो हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते और अगर कीमत कम भी हो जाए तब भी हम उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ख़रीद सकते क्योंकि हम कितनी ज़्यादा अपनी ज़रूरत से उनको ख़रीद लेंगे, थोड़ी ही ख़रीदेंगे। और उसके अलावा फिर अब हम देखते हैं वज़ीर ख़ज़ाना की रहनुमाई होती है और टैक्स लगाते वक्त वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो तलब की लचक को मद्देनज़र रखता है। जिन अशिया की कीमत कम होती है उन पर ज़्यादा टैक्स
लगता है? क्योंकि अगर जो आपको पता है टैक्स कीमत का हिस्सा बन जाते हैं। आप कभी देखें, ये साबुन का पैक हो गया, शैम्पू की बोतल हो गई, या पत्ती सरफ वगैरह की जो आप पैकेट्स या डिब्बे जो हम लेते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है उसकी प्राइस में आप देखें तो 120 प्लस 30 ST। तो 30 का मतलब होता है सेल्स टैक्स, बिक्री टैक्स भी उसे हम कहते हैं, कि वो टैक्स उसमें शामिल होते हैं। तो अशिया पर टैक्स लगाने से उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और ऐसे में अगर इन अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार हो, यानी कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो लोग बहुत जल्दी से तलब को कम कर देंगे। तो इस तरह से फिर जो है वो आजरीन को भी नुकसान होगा और हुकूमत के पास भी टैक्स कम आएगा। तो अगर ऐसी अशिया जिनकी तलब की लचक कम होती है, तो कीमत बढ़ने पर भी उनकी तलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, तो उन पे जब टैक्स ज़्यादा लगता है तो हुकूमत को ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। फिर अजारादार की रहनुमाई है। अजारादार से मुराद नाम से ज़ाहिर है, आपको पता होगा। अजारादार से मुराद मुआशियात की टर्म में हम एक ऐसे इंसान को लेते हैं जो कि एक ऐसी चीज़ बना रहा होता है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, और ना ही उस जैसी कोई भी चीज़ मार्केट में मिलती है। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन अगर हम देखें जो आम चीज़ें हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, वो सारा कुछ मिल रहा है। या पाकिस्तान में हम देखें कपड़े हैं तो वो एक दूसरे को अल्टरनेटिव मिल रहे हैं, जूते हैं तो वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक ही बंदा या एक ही अदारा बना रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में रेलवे है तो वो पाकिस्तान रेलवे के अंडर है, कोई प्राइवेट रेलवे नहीं चल रही। वापडा है तो वो पाकिस्तान वापडा के अंदर है, अंडर है, उसमें कोई दूसरा जो है वो निजी कंपनी हिस्सा नहीं ले रही बिजली बनाने में। तो अजारादार की रहनुमाई करती है। जिन अशिया की तलब की लचक कम होती है, अजारादार उनकी कीमत ज़्यादा रखता है, और जिन अशिया की तलब की लचक ज़्यादा होती है, अजारादार उनकी कीमत कम रखता है। क्योंकि अगर जिन अशिया की तलब की लचक ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह है कि कीमत में मामूली सी तब्दीली हो तो तलब बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह से अगर कीमत में मामूली तब्दीली हो तो लोग क्या करेंगे, कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए तो लोग उसकी तलब को काफ़ी कम कर देंगे, तो अजारादार को नुकसान होगा। फिर सनतकार की रहनुमाई है। सनतकार भी ऐसे ही, सनत से मुराद होता है कि जैसे हम फैक्ट्री कहते हैं, चावल की फैक्ट्री आम ज़ुबान में, जूतों की फैक्ट्री, तो एक ही जैसी चीज़ें बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज़ एक मुल्क में काम कर रही होती हैं उसे हम सनत कहते हैं। यानी कि जूतों की सनत है तो जितनी भी जूतों की फैक्ट्रियाँ हैं वो सनत कहलाती हैं, जितनी भी कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं वो कपड़े की सनत में आ जाती हैं। तो इस सनतकार के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर किसी शय की तलब लचकदार हो तो उस शय की कीमत में मामूली कमी करके तलब को बढ़ा लेता है, यानी कि उसे पता है तलब की लचक ज़्यादा है तो वो अपनी कीमत को थोड़ा सा कम करेगा, तो लोग उसकी चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे। फिर मुश्तरक अशिया की कीमतों के तयन में रहनुमाई है। मुश्तरक अशिया से मुराद ऐसी अशिया होती हैं जो इकट्ठी पैदा होती हैं, यानी कि जैसे कि मिसाल है कि गंदम और भूसा दोनों एक जैसी, एक साथ ही चीज़ें पैदा होती हैं। फिर गोश्त और खाल होती है तो वो एक जैसी होती हैं, तो इसलिए तलब की लचक के तसव्वुर से रहनुमाई करते हुए उन दोनों की कीमतें आप देखें। अब जो हमारे पास गंदम है उसकी कीमत और होती है, भूसे की कीमत और होती है, गोश्त की कीमत और होती है, खाल की कीमत और होती है। हालांकि दोनों चीज़ें एक साथ बनती हैं, लेकिन हम उनकी तलब को देखते हैं। जो हमारे पास गंदम होती है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है तो वो कम लचकदार है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। भूसा जो है उसकी जो है वो तलब की लचक ज़्यादा है तो उसकी कीमत जो है वो कम मुकर्रर की जाती है। इसी तरह से गोश्त है, गोश्त चूँकि हम ज़्यादा ख़रीदते हैं, हम खाते हैं, तो उसकी जो तलब की लचक है वो कम है, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। और खाल जो है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती हमारे यहाँ, मतलब आम आदमी के इस्तेमाल में, तो उसकी जो कीमत है वो निस्बतन गोश्त की निस्बत कम होती है। फिर नकल हमल के शोबे में रहनुमाई है। नकल हमल के किराए का तयन करते वक्त भी तलब की लचक के असूल से इस्तेफ़ादा किया जाता है। ऐसी अशिया जिनका वज़न या हुजम ज़्यादा हो लेकिन मालियत कम हो, मसलन भूसा, चारा वगैरह, उन पे नकल हमल के अखराजात ज़्यादा होने की सूरत में तलब कम हो जाती है, तो इसलिए उसके किराए कम रखे जाते हैं। और जिन अशिया की तलब कम लचकदार होती है और जबकि सोना चांदी वगैरह उनके किराए ज़्यादा मुकर्रर किए जाते हैं क्योंकि उनकी तलब ज़्यादा लचकदार होती है। तो ये सिंपल सा था कि हमें तलब की लचक आम ज़िंदगी में किस तरह से हेल्प आउट करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है तलब की लचक की दीगर इकसाम। हमने ये देखा कि कीमत जो है वो मेन डिटर्मिनेंट होता है तलब को तब्दील करने वाला, जबकि कीमत के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ की तलब को कम या ज़्यादा करते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से जो मेजर डिटर्मिनेंट हैं, यानी कि
की जो तलब है वो कीमत के अलावा और किन किन जो फैक्टर्स हैं उनसे डिटर्मिन होती है, उनसे इफ़ेक्ट होती है। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहला कीमत के बाद जो सबसे पहला है वो आमदनी है। हमारी जो किसी भी चीज़ की तलब है वो कीमत के बाद हमारी आमदनी पर डिपेंड करती है। हमारी आमदनी ज़्यादा होगी तो हम चीज़ की तलब ज़्यादा कर देंगे, हमारी आमदनी कम होगी तो हम चीज़ की तलब जो है वो कम कर देंगे। तो हम देखते हैं कि अगर कीमत की बजाय सार्फिन की आमदनी में कमी बेशी के बायस तलब कम या ज़्यादा हो तो इसे आमदनी लचक कहते हैं। तलब की लचक जब आप सिंपली बात करते हैं, चाहे वो नुक्ती लचक हो, चाहे वो कौसी लचक हो, या वैसे तलब की लचक की बात आए, तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि तलब में तब्दीली कीमत की वजह से आती है। लेकिन अगर हम देखें कि साथ में आपको ये बताया गया हो कि अगर आमदनी बढ़ने से तलब जो है वो बढ़ जाए तो वो कौन सी लचक की तलब की लचक की किस्म होगी, तो वो आमदनी लचक होती है। किसी शय की तलब में फ़ीसद तब्दीली जो आमदनी में फ़ीसद तब्दीली होने की वजह से वकूफ़ पज़ीर हो, तलब की आमदनी लचक कहलाती है। आमदनी लचक की सूरत में ख्याल रहे कि अगर आमदनी में इजाफे से शय की तलब में कोई इजाफा ना हो तो आमदनी लचक सिफर होती है। ज़ाहिरी बात है, अगर आमदनी में तब्दीली से तलब में कोई तब्दीली ना है तो इसका मतलब है कि लचक सिफर है। लेकिन अगर शय की तलब बढ़ जाए और आमदनी लचक मुस्बत होगी। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जब आमदनी बढ़ती है तो उनकी तलब कम हो जाती है, तो उस सूरत में आमदनी लचक मनफी होगी। ऐसी चीज़ें, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप गोश्त ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, आपकी आमदनी जो है वो 10,000 है तो आप चिकन खा रहे हैं, तो इस तरह से अगर आपकी आमदनी एकदम से बढ़ के 20,000 हो जाए तो आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप बीफ या मटन को तरजीह दें, तो चिकन जो है उसको आप पहले से कम ख़रीदेंगे, तो लिहाजा यहाँ आमदनी लचक मनफी होगी, क्योंकि आमदनी बढ़ने से चिकन की तलब में कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। जैसे यहाँ इन्होंने चावल की एग्जांपल दी है कि अगर सारिफ की आमदनी बढ़ जाए तो वो आम चावल की बजाय ज़्यादा अच्छा चावल ख़रीदेगा, तो आम चावल की जो आमदनी लचक है वो मनफी हो जाती है। तो आमदनी लचक का फार्मूला बिल्कुल वही है। वहाँ भी हम लिखते थे कि डेल क्यू ओवर डेल पी, यानी कि मिकदार तलब में तब्दीली बटा कीमत में तब्दीली। तो यहाँ हम लिखेंगे डेल वाई। वाई हम मुआशियात में जो है वो आमदनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डेल वाई यानी कि मिकदार तलब में तब्दीली बटा की आमदनी में तब्दीली, और आमदनी बटा मिकदार तलब। तो यहाँ सिंपल सी चीज़ है, इसकी गोशवारे में बताया गया कि सारिफ की आमदनी 1,000 है तो वो शय तलब कर रहा है 50 किलो। अगर सारिफ की आमदनी बढ़ के 2,000 हो जाए तो वो शय की तलब भी बढ़ा के 100 किलो कर देगा। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो जब हम उसको, हमारे पास डेल क्यू होता है, क्यू माइनस Q1, तो उसमें हमारे पास आ जाएगी 100 माइनस 50, तो ये हमारे पास आ गया 50, यानी कि शय की तलब में जो तब्दीली है वो 50 आई है और आमदनी में तब्दीली 1000 आई है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, तो हम कहेंगे बस आमदनी लचक इकाई के बराबर है। दूसरा हमारे पास है मुतकाते लचक। मुतकाते लचक से मुराद ये है कि अगर दो शय एक दूसरे का नेमुल बदल हो तो किसी एक शय की कीमत में कमी या बेशी से नेमुल बदल की शय अपनी तलब तो मुतासिर करती है, लेकिन दूसरी शय की तलब को भी मुतासिर कर देती है। मुतकाते लचक हम कहते हैं कि नेमुल बदल अशिया की। नेमुल बदल अशिया से मुराद ऐसी अशिया होती हैं जो एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप चाय की बजाय कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेप्सी की बजाय कोका कोला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी की बजाय कोई शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी अशिया जो एक की बजाय दूसरी चीज़ या एक की जगह पर दूसरी चीज़ इस्तेमाल की जा सके उसको हम नेमुल बदल कहते हैं। तो जब नेमुल बदल अशिया ऐसी होती है कि जब एक की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो वो अपनी तलब, ज़ाहिरी बात है जब कीमत बढ़ती है तो चीज़ की तलब तो कम ज़्यादा होगी, यानी कि कम होगी, लेकिन वो साथ वाली जो उसकी नेमुल बदल होती है उस पर भी इफेक्ट डालती है। इसकी सिंपल सी मिसाल है, अगर हम चाय की दें, सुप्रीम है, वाइटल है, लिप्टन है, टपाल है, ये 4-5 जो बेसिकली हमारे यूज़ होती हैं। तो ये जो पत्ती, चाय की पत्ती होती है, तो अगर सुप्रीम की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? सुप्रीम की कीमत बढ़ने से सुप्रीम की तलब कम हो जाएगी और साथ ही साथ ज़ाहिरी बात है तलब कम हो जाएगी। अब लोग ये तो नहीं करेंगे कि चाय पीना छोड़ देंगे। लोग क्या करेंगे? लोग जो दूसरी ऑल्टरनेटिव है, दूसरी नेमुल बदल है, दूसरी सस्ती पत्ती है, उसकी तरफ शिफ्ट कर लेंगे।
तो लिहाजा जब सुप्रीम की कीमत तब्दील हुई है तो उसने अपनी तलब को तो मुतासिर किया ही है, साथ ही साथ उसने वाइटल या टपाल या जो भी उसके मुकाबले में है उसकी तलब को भी मुतासिर किया है, उसकी तलब भी बढ़ गई है। तो बस किसी एक शय की कीमत में कमी या बेशी के बायस जब किसी दूसरी शय की तलब में तब्दीली रूनुमा हो तो इसे मुतकाते लचक कहते हैं। और इसलिए अगर बी शय की कीमत में तब्दीली आ जाए तो ए शय की तलब का असर पजीर होना मुतकाते लचक कहलाते हैं, यानी कि एक शय की कीमत में तब्दीली दूसरी शय की तलब में तब्दीली का बायस बनती है। तो मुतकाते लचक हमारे पास होती है ए शय की कीमत में तलब में फ़ीसद तब्दीली बटा बी शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला वही है, हम लिख देते हैं डेल क्यू ए, यानी कि क्यू ए की जो ए क्वांटिटी है हमारे पास, ए कमोडिटी है, उसकी मिकदार में जो तब्दीली आई है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी। तो इसकी में अब जैसे चाय की कीमत है तो चाय की कीमत अगर यहाँ आप लें 20 है और यहाँ एश है, कॉफ़ी की तलब है, ये दोनों एक दूसरे की ऑल्टरनेटिव कहा गया है, चाय और कॉफ़ी। तो अगर चाय की कीमत 200 रुपये है तो कॉफ़ी तब तलब की जा रही थी 20। अब कॉफ़ी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन अगर चाय की कीमत बढ़ के 300 हो जाए जबकि कॉफ़ी की कीमत तब्दील ना हो तो कॉफ़ी की तलब बढ़ के 20 से 25 हो जाएगी। तो इसका हम फार्मूला में पुट करेंगे तो ये 0.5 आएगी इसकी वैल्यू। तो हम कहेंगे तलब की मुतकाते लचक इकाई से कम है। बहुत आसान सा है, लेकिन आपने इसको या बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कहीं से भी तो आप क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। बाकी ये है कि स्मार्ट सिलेबस के तहत हमने इस चैप्टर में से इतना ही करना था। आप इसको पॉइंट आउट करें। ये 5 जो पहले सवाल हैं हमने जितना पढ़ा उसमें से पहले 5 सवाल जो उन्होंने दिए हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। बाकी जो रह गया है वो आपने करना है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपके लिए अब असाइनमेंट है कि आपने देखना है कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन अगर इस जितना हमने पढ़ा है इससे हट के अगले चैप्टर में अगली जो चैप्टर रिमेनिंग है उन टॉपिक्स हैं उनमें से है तो आपने मुझे बताना है, पॉइंट आउट करें कि फ़लाँ जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ उसमें उस सिलेबस में से जो हमने नहीं पढ़ा तो फिर मैं वो आपको करवाऊंगी। तो ये अब आपने मुझे ख़ुद ढूंढ के बताना है कि ऐसे एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़े तो इसमें से हैं तो वो हम नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह आज आप मुझे बताएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।